आरोप लगाए और उन्होंने पीएम को बिचौली और गुप्त सूचना लीक करने का दोषी बताया। बीजेपी की तरफ से संसद में राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। क्या आरोप लगाए गए, क्या जवाब मिला, इसे लेकर पूरी रिपोर्ट में आपको चुनावी अड्डा में दिखाने वाली हूं। इसके साथ ही कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगी। ये समझाने की कोशिश होगी कि राफेल को लेकर किस तरीके से सवाल जवाब का सिलसिला चला हुआ है। हर बार राहुल गांधी बड़ा धमाका करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसका जवाब सामने आता है तो सच कुछ और होता है, और ऐसा 3-4 बार हो चुका है। खैर, राफेल के अलावा आपको उत्तर प्रदेश भी मैं लेकर चलूंगी, जहां पर अखिलेश यादव की उड़ान पर योगी सरकार ने ब्रेक लगा दी और उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बवाल मचा है। पूरा मामला क्या है, क्या वो खबर है, क्या जानकारी जिसके बाद रोका गया अखिलेश को, वो भी आपको दिखाऊंगी और साथ ही बाकी खबरें भी। लखनऊ की सड़क पर यह हंगामा समाजवादियों का है। समाजवादी भड़के हुए हैं, प्रदेश भर में जगह जगह धरने दे रहे हैं और इस धरने की वजह समझिए। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा रहे थे, लेकिन अखिलेश को लखनऊ में ही एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ता कितने गुस्से में हैं, ये आपके सामने है। अखिलेश को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर अखिलेश और सुरक्षा बलों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने ट्वीट किया, एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतना डर गई है कि मुझे हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। बाद में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संघ के अध्यक्ष जो अभी हाल में ही चुने गए थे, उदय यादव, उनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था। मुझे दुख है इस बात का कि जिन छात्रों ने बहुत तैयारी की थी और कई दिनों से लगातार तैयारी कर करके उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, और हमें भी मौका मिलता अपनी बात रखने का, लेकिन सरकार का मन साफ नहीं रहा, सरकार की नीयत साफ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए। सवाल यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री राज्य में विपक्ष के नेता को किसी समारोह में शामिल होने से रोक देना कहां तक जायज है, और ऐसा किया ही क्यों गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को रोके जाने पर अपना बयान दिया। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी किसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है, इसलिए वहां पर प्रशासन ने उनको रोका हुआ। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि अखिलेश के कार्यक्रम में शामिल होने से छात्रों के बीच हिंसा हो सकती है, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें प्रयागराज जाने से रोक दिया। ये खेल सियासत का है और खेलने वाले भी सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं। बहरहाल चुनाव है और चुनाव के वक्त ऐसा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज छात्र नेता उदय यादव के शपथ ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश को सिक्योरिटी ने रोक लिया। सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन की ओर से सरकार को चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव को इलाहाबाद न आने देने का आग्रह किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसकी सूचना खुद अखिलेश यादव के सचिव को भी दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिली। अखिलेश को एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर एसपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, जगह जगह पर जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध जताया गया। कहीं कहीं पर स्थिति काफी बिगड़ गई। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अखिलेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगी सरकार पर निशाना साधा।
तो सीएम योगी की तरफ से ये साफ किया गया कि आखिर अखिलेश को इलाहाबाद जाने से क्यों रोका गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह मामला सामने आने के बाद अब सियासत तेज हुई है। ये पूरा मामला क्या है जानने के लिए हम सीधा चलेंगे। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, टोटल डिक्टेटरशिप, दमन की राजनीति, ये आरोप मायावती की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया, लेकिन आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। जो तथ्य योगी आदित्यनाथ ने रखे और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, असल में सच्चाई क्या है? क्या वजह रही कि उस उड़ान को हाईजैक किया गया जो अखिलेश यादव उड़ने वाले थे? पूर्णिमा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब एयरपोर्ट पहुंचे और वीवीआईपी लाउंज से उड़ान भरनी चाहिए प्रयागराज के लिए, तो वहां पर उनको मना कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप प्रयागराज नहीं जा सकते हैं। और उसके पीछे जो सरकार ने कारण बताया है, जो चिट्ठी में लिख के उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव को भेजा है, उसमें उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें इस बात का मेंशन नहीं था कि अखिलेश यादव वहां छात्र संघ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने उस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया था और इसके लिए हम उनको परमिशन नहीं दे सकते हैं, एक कारण ये बताया गया और इसको लेकर बाकायदा चिट्ठी जारी की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं। बयान में ये कहते हैं कि वहां पर गुटों का, यानी अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं छात्रों की, उसमें एक अदावत है और उसको लेके वहां पे हिंसा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, उससे माहौल खराब हो सकता है और इस वजह से अखिलेश यादव को वहां जाने नहीं दिया जाएगा। इतना सुनना था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए, उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद वहां पर पुलिस बुला ली जाती है। अखिलेश यादव जब तक वहां से निकलते हैं तब तक वहां हजारों लोग जमा हो जाते हैं और माहौल खराब हो जाता है। अखिलेश यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही पूरे प्रदेश में इस बात की जानकारी मिलती है, अलग अलग जगहों पे अगर हम देखें तो उनके कार्यकर्ता निकलकर सड़क जाम करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुत्ता फूंकते हैं। इसमें लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है और राजभवन को घेरने की बात कही जा रही है, घेरा गया है। और इसके अलावा इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, कई जगहों से इस तरह की सूचना आ रही है। तो सवाल यह है कि जो दो चीजें और जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से विरोध जताया गया, लेकिन दो बातें, क्या माना ये जाए कि ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसका इस्तेमाल किया गया कि इस पर राजनीति की जाए। दूसरी तरफ क्यों ये सवाल योगी आदित्यनाथ पर ना उठे कि अगर बंगाल जाने से उन्हें रोका जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन अगर अखिलेश यादव कहीं पर उनके प्रदेश में आना चाहते हैं तो फिर उन्हें रोकने में और वही वजह देने में कोई परेशानी नहीं? पूर्णिमा, मैंने यही कहा ना कि चुनाव बहुत नजदीक है और ये अखिलेश यादव भी समझते हैं और शायद योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनको रोकने की कोशिश की, जबकि वही योगी को बंगाल जब जाना होता है और उनको वहां उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता तो उसको लेके वो विरोध जताते हैं और हेलीकॉप्टर से झारखंड जाते हैं और वहां से बाई कार जाते हैं। अब आज अखिलेश यादव को उनके प्रदेश में, जहां के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जाने से मना कर दिया जाता है और उसके बाद अखिलेश यादव भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल और ऐसा अराजक माहौल बन गया है जो बहुत अच्छा नहीं है। आम पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। कहीं अगर हिंसा होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो वो आम पब्लिक को दिक्कत होती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए माइलेज ले लेती हैं, फायदा ले लेती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो आम आदमी सफर करता है। बिल्कुल, कल भी देखिए तस्वीरें हमने देखी, प्रियंका वाड्रा ने अपना रोड शो किया, अखिलेश यादव आज वहां पर पहुंचने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ग्राउंड पर रहकर अरविंद, आप क्या महसूस कर सकते हैं? बीजेपी के लिए मुद्दा क्या उसे कुछ बैकफुट पर ला सकता है? क्योंकि जिस तरह के विरोध प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आज थम तो नहीं जाएंगे और रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार ऐसे ही आएंगे अभी इससे लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सहानुभूति ली। उसका कारण यह था कि अखिलेश यादव को उनके ही प्रदेश में प्रयागराज जाने नहीं दिया जा रहा है। सवाल है कि इसके पीछे कोई बहुत वैलिड कारण नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां 25-30 लाख लोग कुंभ नहाने आ रहे हैं, वहां का माहौल खराब हो सकता है, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती है। एक पत्रकार होने के नाते मेरे गले नहीं उतरती है। सवाल ये है कि कोई भी आम आदमी पूछेगा कि भाई अखिलेश यादव को आप क्यों नहीं प्रयागराज जाने दे रहे हैं? भाई जो कुंभ नहाना चाहता है उनके लिए रास्ता बना है, उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए आपने सुरक्षा बल लगा रखे हैं। सवाल यह है कि जब आपका जिला प्रशासन छात्र संघ के शपथ के लिए परमिशन देता है तो आप उसमें किसी नेता को जाने से मना कैसे कर सकते हैं?
तो ये सवाल तो बनता है और इसका फायदा अखिलेश यादव ने उठाया। उनके सारे कार्यकर्ता जो शांत बैठे हुए थे वो सड़कों पे उतर आए और जो पॉलिटिकल माइलेज होना चाहिए वो पॉलिटिकल माइलेज मिला जो वो चाहते थे। निश्चित तौर पर बंगाल का हम जिक्र कर रहे थे, अरविंद ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि कैसे रोक दिया गया अखिलेश यादव को। जिग्नेश मेवानी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया अपने ट्वीट में, कहते हुए कि उन्हें भी नहीं जाने दिया गया था। बहरहाल ये राजनीति काफी तेज हो रही है, इसे लेकर शुक्रिया आपका अरविंद पूरी जानकारी के लिए। आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। अब आपको आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बता देते हैं और इसे लेकर 2019 के लिए रस्साकशी जारी है। मामला है राफेल का, जिसमें कैग की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन इसमें कीमतों का, प्राइसिंग का जिक्र नहीं था। सिर्फ राफेल पर कैग की रिपोर्ट है भी नहीं, कई रक्षा सौदे हैं इसमें, उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। वैसे राफेल को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर कई नए आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए। एक रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको राफेल को लेकर जो सवाल जवाब हुए हैं वो पूरा मामला समझाऊंगी। An executive of Airbus where he is clearly stating that Mr. Anil Ambani मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने सरकार पर फिर राफेल से आरोपों की बमबारी की। राहुल फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस बार हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो कथित तौर पर सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी था। दरअसल ये एक ईमेल था जो फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने लिखा था और ये ईमेल बताता है कि अनिल अंबानी को राफेल डील होने से 10 दिन पहले ही डील की पूरी जानकारी थी। राहुल का सवाल यह है कि आखिर अनिल अंबानी को डील होने से पहले डील की जानकारी पीएम ने नहीं दी तो फिर किसने दी? एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएएल उनमें शामिल है। एचएएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। राफेल पर राहुल पीएम मोदी को चोर बताते आ रहे हैं। राहुल गांधी आज एक कदम और बढ़ गए। आज राहुल ने पीएम को अनिल अंबानी का बिचौलिया और जासूस तक बता दिया। राहुल ने फिर पीएम पर यह सनसनीखेज इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने रक्षा संबंधी जानकारी अनिल अंबानी को लीक कर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन भी किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और राहुल का इरादा भी साफ है और सियासत भी। चुनाव से पहले वो ना तो राफेल के मुद्दे को छोड़ने वाले हैं और ना ही सरकार पर अपने हमले रोकेंगे। तभी तो वो हर दूसरे दिन एक नया कागज लेकर मीडिया के सामने आते हैं ताकि राफेल का मुद्दा हवा में यूं ही उड़ता रहे। राहुल बोले तो विपक्ष को दिया। इस दस्तावेज में साफ लिखा है कि एनडीए सरकार में राफेल पर हुई डील यूपीए सरकार के मुकाबले 26% सस्ती है। लेकिन सियासत की इस दुनिया में हर राजनेता उसी कागज पर भरोसा करता है जो उसके काम का हो। लिहाजा राहुल की जुबान पर तो बस एक ही नारा है कि चौकीदार चोर है। हर डिफेंस डील में एक एंटी करप्शन का क्लॉज होता है। अगर डिफेंस डील में कोई करप्शन हो तो सरकार को एक्शन लेने का ऑप्शन होता है। आपने पहले हिंदू की कहानी देखी, उसमें लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन दिया कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी डील पैरेलल नेगोशिएशन के माध्यम से कर रहे हैं। और आज हिंदू में क्लियर दिखा
कि जो एंटी करप्शन कॉज होता है उसको नरेंद्र मोदी ने हटाया। तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री ने राफेल मामले में चोरी की है, करवाई है। तो कुल मिलाकर 4 बड़े आरोप जो कि राहुल लगा रहे हैं, और 2 बातें उन्होंने जो आज इसमें ऐड ऑन की। पहली बात यह कि उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया कि वो अनिल अंबानी के लिए बिचौलिए बने, मीडिएटर बने, बिचौलिया बनकर उन्हें इस सौदे में एंट्री करवाई। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की गई। इससे पहले राहुल ने यह आरोप लगाया था कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय का सुझाव माना नहीं, और इन सबको मिलाकर राहुल अपनी हर रैली, हर जगह पर यही कहते हैं कि चौकीदार चोर है। और इसके साथ ही चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट उन्होंने आज कैग को एक नई डेफिनेशन भी दी। कुल मिलाकर राफेल पर हर दिन सवाल जवाब हो रहा है। हम आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से इस सवाल जवाब की जो मोटी मोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बता देते हैं। राहुल गांधी का आरोप यह है कि सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया, जबकि सरकार का यह कहना है कि ऐसी आपत्ति प्रक्रिया का हिस्सा है। तब के रक्षा मंत्री ने अपनी नोटिंग दी और उसी के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएमओ ने सीधे डील में हस्तक्षेप किया। सरकार ने जवाब दिया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट डील नहीं, सरकारों में डील है। राहुल ने आगे आरोप लगाया कि अनिल अंबानी को पीएम के कहने पर सौदे में ऑफसेट पार्टनर बना दिया गया। सरकार ने इस पर भी जवाब दिया कि ऑफसेट पार्टनर में सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 10 कंपनियां हैं और सबको हिस्सेदारी मिली है, और ये सब तय प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अनिल अंबानी की जेब में मोदी जी ने 36,000 करोड़ डाल दिए। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया के तहत पूरे सौदे का सिर्फ 10% ऑफसेट पार्टनर को मिला, वो भी 10 कंपनियों को मिला। लिहाजा राहुल की बातें पूरी तरह से झूठी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सौदा छीना गया और अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया। सरकार का यह कहना है कि तकनीकी आधार पर सौदे में HAL के लिए शर्तें बदली गई, मेक इन इंडिया के तहत बाकी की चीजें की गई। राहुल का आरोप है कि यूपीए के समय 126 विमानों का सौदा हुआ और एनडीए ने इसे घटाकर 36 कर दिया। बहरहाल और ज्यादा इस पर एनालिसिस करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स स्टूडियो में आशीष मौजूद हैं। आशीष, आपके पास कैग रिपोर्ट होगी, आज टेबल की गई। आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं कि उसमें प्राइसिंग का जिक्र नहीं है, और उसके साथ ही काफी और आरोप लगाए गए। आपका एनालिसिस इस कैग रिपोर्ट को लेकर और राहुल के आरोपों को लेकर क्या कहता है? बेसिकली ये पॉलिटिक्स है जो खेली जा रही है हर एक लेवल पे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस राफेल की पॉलिटिक्स में उलझी रहे, क्योंकि आप जब राफेल की पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे तो बाकी जो मुद्दे हैं जो शायद विपक्ष के लिए काम कर सकते हैं वो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। किसानों के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दा हो या फिर पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पे बिल्कुल कांग्रेस ध्यान नहीं दे पा रही है। ज्यादा ध्यान वो केवल राफेल पे लगी हुई है। तो ये पॉलिटिक्स है, ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। पर पॉलिटिक्स कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छोड़ देते हैं कि उन्हें क्या करना है। जेपीसी हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अब सीएजी की रिपोर्ट जब कल आएगी उसमें उन्हें करना है। हमारे पास कुछ दस्तावेज है जो कि साफ साफ बताते हैं। ये दस्तावेज वो है जो इंडियन एयरफोर्स ने सीएजी को दिए हैं। सीजी की रिपोर्ट कल पार्लियामेंट में टेबल होगी, पर उस रिपोर्ट को इन सब दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है। मेन हमारे पास 20 से 25 पेजेस हैं, पर जो मेन पेजेस हैं हम उसे दर्शकों को बता दें। सबसे पहले जो एक एनालिसिस किया गया है, ये एनालिसिस बता रहा है, और ये हमारा एनालिसिस नहीं है, ये सीएजी की राफेल से रिलेटेड जो फाइल है ये उसके अंदर के दस्तावेज हैं। हमने एक्सक्लूसिवली इसे एक्सेस किया है। कांग्रेस के डील के मुताबिक 36 एयरक्राफ्ट का डील का प्राइस होता 9,502 मिलियन यूरोस। बीजेपी की जो आईजीए डील हुई है उसके मुताबिक उन्होंने पे किया है 7,879 मिलियन यूरोस। सीधे सीधे अगर डील के लेवल पे देखें तो 1,622 मिलियन यूरोस का फायदा हुआ है। लगभग 20% सस्ती डील हुई है। अगर हम सेम एयरक्राफ्ट की डील को आप देखें 36 दोनों के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक, कांग्रेस के एमएमआरसी के मुताबिक और 2015 के दोनों के प्राइस अगर आप देखें तो 20% सस्ता हुआ है इस दस्तावेज के मुताबिक। लेकिन ये फायदा थोड़ा और आगे पहुंचा, 28% तक गया है। वो इसलिए गया है क्योंकि कांग्रेस ने, और ये जैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, हमारे दर्शक इस टेबल्स को देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो महंगाई दर है उसे फिक्स
3.9% पर कर दी थी कि आप हर साल, ये ध्यान रखिए कि रफाल के जो 36 एयरक्राफ्ट आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आएंगे, एक साथ में नहीं आएंगे, और जैसे जैसे आएंगे इंस्टॉलमेंट में वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी होती जाएगी। स्टील को आशीष क्रक्स में बताइए, सस्ता बताया गया काफी 20% एक तरीके से केवल डील की तरफ से, और अगर हम पेमेंट के हिसाब से देखें तो 28% सस्ता बताया गया। ठीक, थैंक यू सो मच आशीष एनालिसिस के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन।